Hello dear student. बच्चों, in the last lecture we have seen properties of colloidal solution, in which we have seen that colloidal particle shows colligative properties, but colligative properties values of colloidal solution are found to be lesser than as compared to true solution, because colloidal particles are formed by many particle, that is they are of multimolecular nature, and because of that if you dissolve 1 molar say starch and 1 molar glucose, the 1 molar starch will aggregate and its molarity will be reduced, and because of that total molarity of solution of starch will be smaller, and therefore the colligative property, which depends upon number of particles, hence colligative properties values such as osmotic pressure, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point of colloidal solution will be lesser as compared to true solution. क्लियर बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग हमने देखा था बच्चों टिंडल इफेक्ट, एंड टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal solution. तो बच्चों वी हैव सीन दैट कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, कि इफ़ यू ऑब्जर्व टू सोल्यूशन along perpendicular along the direction of light which is projected, ठीक है ना, inside true solution, you will find that कि true solution is found to be clear solution. But if you observe true solution, ठीक है ना, on the direction of perpendicular of projected light, तो you will find dark, because true solution particles are very small, they do not scatter or they do not diffract light, and therefore in perpendicular direction you will observe nothing with respect to light. But colloidal particles की जो साइज रेंज होती है बच्चों 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होती है, and because of this range colloidal particles are able to scattered light, ठीक है, and because of that we can observe colloidal particle as a bright star, as a bright particle when we see colloidal solution from any angle, whether it may be of 90 degree of the projected light. This is called Tyndall effect. So you must remember that कि जो Tyndall effect होता है कि if you have colloidal solution, ठीक है, and you are passing beam of coherent light, ठीक है, and you are observing this colloidal solution perpendicular to the direction of projected light, तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, ये पार्टिकल्स जो होंगे ये क्या होंगे, एक ब्राइट पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, यहाँ से, बिकॉज ये लाइट को क्या करेगा, यहाँ पे जो लाइट आएगी वो इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भेज देगा, ठीक है. तो कोलाइडल पार्टिकल्स जिनका जो वेवलेंथ और साइज होता है वो कंपेरेबल होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज पॉसिबल. तो दिस इज कॉल्ड बच्चों टिंडल इफेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो दैट कि जो टिंडल इफेक्ट होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है बच्चों. टिंडल इफेक्ट की जो कंडीशन है, कंडीशन यही है कि जो पार्टिकल साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. दूसरा होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होती है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं. फर्स्ट कंडीशन हमने कहा बच्चों कि लैम्डा ऑफ लाइट, ठीक है, ये मोर और लेस सेम होना चाहिए. पार्टिकल डायमीटर, ठीक है ना, यू नो दैट 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, एंड दिस विजिबल लाइट की जो रेंज होती है बच्चों वो होती है 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर. तो दैट्स वाई वेवलेंथ ऑफ लाइट और इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग एक जैसा मैच कर जाता है. दैट्स वाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज पॉसिबल. जैसे बच्चों क्या होता है कि अगर कोई डस्टी रूम है जो काफ़ी गंदा रूम है, एंड समबडी गोज़ इनसाइड एंड ट्राई टू क्लीन इट, तो उससे क्या होगा कि जो डस्ट के पार्टिकल होंगे वो पूरे रूम के जो भी एयर है उसके साथ वो मिक्सअप होंगे, एंड दे विल स्टार्ट मोशन.
एंड इफ़ देयर इज़ रे ऑफ लाइट, जैसे सनलाइट अगर किसी तरह से है ना वहाँ पे एंटर करती है तो क्या होगा कि यू विल फाइंड दैट कि वहाँ पे जो डस्ट के पार्टिकल हैं दे विल ना बी सीन एज ए ब्राइट है ना पॉइंट। दैट इज़ बेसिकली बच्चों, दैट इज़ बेसिकली क्या है, यही है टिंडल इफेक्ट। तो फॉर टिंडल इफेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड पार्टिकल डायमीटर शुड बी ऑफ कंपेरेबल, ठीक है ना, नेचर। एंड सेकेंड वन क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होती है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस वो क्या होना चाहिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस शुड बी डिफर बाय अ ग्रेट एक्सटेंट, डिफर बाय ग्रेट एक्सटेंट, है ना, कि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है और जो डिस्पर्स्ड फेज है, इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं उनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ट्रू सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। ट्रू सोल्यूशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट्स वाई वहाँ पे स्कैटरिंग या रिफ्रैक्शन दैट काइंड ऑफ है ना पॉसिबिलिटी वहाँ पे नील हो जाती है। इसलिए अगर आप ट्रू सोल्यूशन को परपेंडिकुलर है ना, ये लाइट की डायरेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर में देखेंगे तो यू विल सी नथिंग, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो दीज टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये जे एडवांस 2018 या 17 में आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी से ही कुछ ऐसे डेटा या कुछ ऐसे फैक्ट्स को लेके पूछ लेते हैं। तो यू कैन नॉट इग्नोर योर बुक, है ना, योर टेक्स्ट बुक इज़ वेरी रिलेवेंट स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल ऑल्सो शोज, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। बच्चों अगर आप मिल्क को, ठीक है ना, किसी एंगल से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और अगर वो एंगल अगर आप चेंज करते जाएं तो यू विल सी दैट कि वो जो कलर होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो अगला जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कलर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कलर इज शोन बाय, कलर इज शोन बाय कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, ये इसका क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। ठीक है, हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एक अलग अलग कलर होगा, वो आपको है ना वन इंस्टेंस पे आपको नज़र नहीं आएगा, बट अगर आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड कि वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जो गोल्ड होता है बच्चों, अगर गोल्ड क्या है, फाइनली डिवाइडेड है। ठीक है, गोल्ड क्या है बच्चों, फाइनली डिवाइडेड, तो इसका जो एक्चुअल कलर होता है बच्चों वो होता है रेड। बहुत ही फाइनली डिवाइडेड, 1 2 10 20 पार्टिकल है तो उसका एक्चुअल कलर रेड होता है। जब आप इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगर आप इसका क्या करते हो, एग्रीगेशन करते हो, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन या एग्रीगेशन अगर आप बढ़ाते हैं तो ये यहाँ से ये हो जाता है बच्चों पर्पल कलर का हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप और इंक्रीज़ करते हैं तो इसका कलर फिर ब्लू होता है, और अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इसका कलर क्या होता है बच्चों, गोल्डन येलो, दैट इज द एक्चुअल कलर ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कलर। तो कलर इज शोन बाय कोलाइडल पार्टिकल, राइट, एंड कलर चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ नेचर, साइज, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कलर डिपेंड्स अपॉन concentration, nature and size। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फैक्टर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ब्राउनियन मोशन। अगला है बच्चों इसमें ब्राउनियन मोशन। अगर आप बच्चों कोलाइडल पार्टिकल को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे यू विल फाइंड दैट कि कोलाइडल पार्टिकल्स है ना मूव थ्रू आउट द टाइम, ठीक है, रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन का मतलब है रैंडम या अनप्लान्ड मोशन, रैंडम या जिगजैग मोशन।
ठीक है। तो रैंडम और जिगजैग मोशन, ठीक है ना, इज सीन बाय कोलाइडल पार्टिकल and it is called ब्राउनियन मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। कि अगर सपोज कर लो कि आपने एक पार्टिकल को नोटिस किया, तो ये जो पार्टिकल है आपको ये कुछ ऐसा 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 है ना, ये ऐसे घूमता रहेगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा यू डोंट नो, ठीक है। तो जो जिगजैग मोशन होता है, ठीक है ना, रैंडम मोशन होता है, that is called Brownian motion, and this motion is because of motion of dispersion medium. Dispersion medium, ठीक है ना, move throughout the volume, ठीक है ना, because of unbalanced force on colloidal particle. Colloidal particle also start moving, ठीक है। तो this kind of Brownian motion is important for the stability of colloidal solution. अगर ब्राउनियन मोशन होता है बच्चों, तो ये पार्टिकल हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा मोशन में होंगे। तो इनके पास क्या होता है कि अगर इनको अगर आप मोशन में नहीं लाओगे तो ये पार्टिकल क्या होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना बच्चों, ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो सकता है। या फिर अगर स्लो मोशन होगा तो कुछ और कोलाइडल पार्टिकल ज्वाइन कर जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो ब्राउनियन मोशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। इफ़ कोलाइडल पार्टिकल्स है ना रेस्ट में आ जाएगा तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्लिंग करते जाएंगे, एग्रीगेट होता जाएगा और उसकी साइज बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन, ठीक है। तो इसमें ये बस पूछा जा सकता है, इफ ब्राउनियन मोशन इज स्टॉप्ड इन कोलाइडल सोल्यूशन व्हाट विल हैपन। तो वी विल से दैट कि इन absence ऑफ ब्राउनियन मोशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीगेशन और दैट टेक्निकल टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड कोआगुलेशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन, ठीक है, हेल्प्स कोलाइडल solution to not aggregate or coagulate. Or settle down. Hence it is important for stability. Important for stability of colloidal solution. ठीक है बच्चों। तो जिगजैग मोशन है, दिस इज कॉल्ड Brownian motion. Brownian motion is because of dispersion medium. Dispersion medium, ठीक है ना, exert net force and because of that colloidal particles are forced to move randomly in all possible direction and this kind of motion is called Brownian motion. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, Brownian motion कहते हैं। Now next one is charge. This is the most important one. ठीक है, colloidal particles are always charged. ठीक है बच्चों, ये one of the most fundamental properties है कि colloidal particle are चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, ये चार्ज्ड पार्टिकल। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, स्पेशली चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, स्पेशली द कोलाइडल सोल्यूशन विच आर ऑफ लायोफोबिक। जो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं बच्चों, उनकी स्टेबिलिटी के लिए चार्ज का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर उनके चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कोआगुलेट कर जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या होता है कि चार्ज क्यों होता है, वो चार्ज को क्यों शो करता है।
चार्ज को शो करने का जो बेसिक रीज़न है बच्चों, क्यों ये चार्ज होते हैं और चार्ज से एडवांटेज इनको क्या क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच सपोर्ट वाई दीज पार्टिकल्स आर चार्ज्ड। तो यहाँ पे होता है कि चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ऐसा हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक है बच्चों। जैसे जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब कई सारे क्या होते हैं बच्चों, एटम्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो इसके सरफेस पे है ना, ये मान लीजिए कि ये इसकी साइज है, तो इसके सरफेस पे कोई कैटायन या एनायन जा कर के क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो इसके सरफेस पे से मान लो Ag+ जा कर के क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Ag+ इसके सरफेस पे ये एड्जॉर्ब हो रहा है। दैट इज़ वाई दिस चैप्टर इज डील इन, है ना, दिस टॉपिक इज डेल्ट इन सरफेस केमिस्ट्री। तो बेसिकली क्या होगा कि आप इसको मान सकते हैं ये कोलाइडल पार्टिकल है और इसके ऊपर क्या हो गया बच्चों, प्लस चार्ज। ये तो ओवरऑल ये ऐसा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस प्लस चार्ज इज बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ कैटायन। और अगर इसके ऊपर एनायन एडजॉर्ब होगा, ठीक है, तो अब ये माइनस हो जाएगा। तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल मे बी ऑफ एनी नेचर, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। Positive charge is because of cation adsorption of cation, and negative charge is because of adsorption of anion, ठीक है। तो ये एड्जॉर्ब कैसे हो रहा है ना, ये आपको देखना है, हाई है ना, वाई दीज पार्टिकल्स आर गेटिंग एड्जॉर्ब। देखो, वाइल प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, जब कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो उसमें डिपेंड करता है वे ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि, तो इसमें आपको याद रखना है कि कोलाइडल पार्टिकल्स में बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। It depends upon their way of preparation, right? It depends on their way of preparation, कि आप उसे कैसा बनाते हैं ना, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। तो जैसे मान लेते हैं बच्चों कि हम AgNO3 का एक सोल्यूशन है, ठीक है, से देयर इज ए सोल्यूशन ऑफ AgNO3। यू मस्ट नो दैट बच्चों कि ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल। तो इसमें क्या होगा कि Ag+ और NO3-, ठीक है ना। तो यहाँ पर Ag+ NO3-, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ऐसे हम शो कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इफ़ यू हैव सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन, तो आपको क्या मिलेगा, ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल। तो यहाँ पे Ag+ और नाइट्रेट आयन मौजूद होगा और वो उसको हम इसको सिम्बोलिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में शो कर सकते हैं।
सपोज कर लो बच्चों कि अब आप इसमें क्या ऐड करते हैं, से वी आर एडिंग KI, ठीक है, KI आप ऐड करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस AgNO3, ठीक है ना, जैसे आप KI को ऐड करेंगे तो इसके साथ ये कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ AgI प्लस KNO3, ये बनेगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे KI को, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सोल्यूशन पे AgI का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे से मान लो हमने सोचा कि ये दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ AgI इज गेटिंग फॉर्म, ये AgI यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि अब सोल्यूशन में कौन इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा कि इस पे दो एडजॉर्ब हो सकता है, जो इसका कॉमन है, या तो Ag प्लस एडजॉर्ब हो सकता है या फिर I माइनस, ठीक है। तो विच विल बी कॉमन, है ना, जो कॉमन आयन होगा किसका, प्रेसिपिटेट का। तो AgI प्रेसिपिटेट पे या तो Ag प्लस एडजॉर्ब होगा या फिर I माइनस, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो कि इस सोल्यूशन में से मान लो AgNO3 के कितने पार्टिकल थे, से मान लो 100 पार्टिकल है। इफ़ आप तो इसको आउटसाइड से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सपोज कर लो कि 100 में से मान लो 100 माइनस 40 पार्टिकल क्या हो गए, कंबाइन कर गए, ये 0 हो जाएगा, आपने 40 इसको ऐड किया और ये कितना बन जाएगा बच्चों, 40। तो 40 AgI का प्रेसिपिटेट बन गया है। सोल्यूशन में अभी क्या प्रेजेंट है बच्चों, 60 Ag प्लस प्रेजेंट है और 60 AgNO3 माइनस, ठीक है ना। लेट अस से दैट कि स्टार्टिंग में AgNO3 के 100 पार्टिकल थे एंड यू हैव एडेड 40 पार्टिकल ऑफ KI। तो 40 पार्टिकल ऑफ KI विल कंबाइन विथ AgNO3 एंड वी विल गेट 40 पार्टिकल ऑफ AgI, ठीक है। नाउ सोल्यूशन इज हैविंग 60 Ag प्लस, जो 60 पार्टिकल AgNO3 का बचा वो तो 100% डिसोसिएटेड होगा, तो 60 Ag प्लस है और 60 क्या है, NO3 माइनस है, ठीक है। तो ये जो 60, तो हमने अभी आपसे क्या कहा कि ये जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, दिस प्रेसिपिटेट, ये किसका प्रेसिपिटेट है बच्चों, ये है AgI का। अब इस सोल्यूशन में क्या है, इस सोल्यूशन में है बच्चों Ag प्लस है ना, और क्या है K प्लस है, और क्या है NO3 माइनस। क्लियर, KI 0 हो चुका है, I माइनस नहीं है। आपने जितना ऐड किया, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आप इसको ऐड करोगे तो कंज्यूम होता जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस में था। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि AgI पे कौन प्रेसिपिटेट होगा, जो इसमें से कॉमन आयन होगा। तो Ag प्लस इसका कॉमन आयन है, वो एडजॉर्ब हो सकता है, या फिर I माइनस इसका कॉमन आयन है, वो एडजॉर्ब हो सकता है। बट I माइनस तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, आप बाहर से उसको ऐड करते हैं, गेटिंग दिस। तो इसमें क्या होगा कि अब सोल्यूशन में क्या होगा, देखो KNO3 दैट इज K प्लस एंड NO3 माइनस, और ये जो क्या है रिमेनिंग AgNO3 है, रिमेनिंग AgNO3, ठीक है। मैं इसको फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। हमने कहा आपसे कि मान लो कि स्टार्टिंग में इसके कितने पार्टिकल थे, 100 थे, ठीक है, इसके क्या थे, 0 थे। अब आपने इसके 40 पार्टिकल ऐड कर दिए, राइट। तो अभी इसके साथ रिएक्ट करेगा 100 माइनस 40 और ये 40 माइनस 40, आपने इतना ऐड किया, ठीक है, और ये फिर इतना ही रिएक्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा बच्चों, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, ये कम है। तो ये क्या था, ये इनिशियल था, राइट, और ये क्या था, रिएक्टेड हो गया। क्लियर, तो लेफ़्ट कितना होगा, 60 होगा, तो ये 60 लेफ़्ट हो जाएगा। तो 60 लेफ़्ट होगा तो 60 Ag प्लस होगा, 60 NO3 माइनस होगा और K प्लस होगा। तो इसमें क्या है, ये वाला जो आयन है वो इस पर कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस Ag प्लस, ये इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, AgI, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Ag प्लस। ये तो ये जो AgI का जो सॉल्व है, दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन, है ना, ये जो AgI है, ये जो प्रेसिपिटेट होगा उसके ऊपर कौन एडजॉर्ब हो गया, Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया। तो अब ये जो Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया, तो आप सोच के देखो कि जब ये Ag प्लस इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया तो वाटर
वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट होता है, तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो वो इस Ag+ को लेके जाएगा, है ना, Ag+ की तरफ क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वाटर, ठीक है, ये इसको लेके जाएगा ऐसे। तो इसके साथ साथ फिर कौन आने लगेगा, Agi भी आएगा, है ना। जैसे आप कोई बॉक्स को लेके आ रहे हैं, अब बॉक्स पे डस्ट भी है तो डस्ट भी आपके साथ आएगा ना, ठीक है ना। कोई भी बॉक्स है, लगेज है ना, बैग है, एनीथिंग, आप उसको होल्ड करके ला रहे हैं तो क्या होगा, उस लगेज पे जो डस्ट होगा, ठीक है ना, जो गंदगी होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, तो आप उसको होल्ड करके लाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो डस्ट भी उसके साथ आएगा। तो इसमें क्या होता है, अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, कि colloidal particles carry positive or negative charge and this charge depends upon the method of preparation, कि आप इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक। तो हमने ये कहा कि इफ़ यू है AgNO3 सोल्यूशन, ठीक है, उसमें आप Ki क्या करते हैं, आप ग्रेजुअली ऐड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ग्रेजुअली ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तो लिमिटिंग रहेगा, ये हमेशा एक्सेस में रहेगा, क्लियर, ये तो एक्सेस में, ये तो सोल्यूशन में पहले से मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Agi ये सॉलिड बनेगा, दैट इज प्रेसिपिटेट, प्लस क्या होगा KNO3 ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है, तो इस प्रेसिपिटेट के साथ साथ सोल्यूशन में क्या है, Ag+ रिमेनिंग है ना, ये एक्सेस में है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था 100 लिया, इसका 40 लिया, ये 0 हो गया, ये 100 - 40 मतलब ये 60 हुआ। तो 60 जो AgNO3 है वो क्या बन जाएगा, Ag+ प्लस NO3-। तो ये जो Ag+ है वो इसका क्या है बच्चों, ये कॉमन है जो ऑलरेडी सोल्यूशन में है। अब जैसे मान लो कि हम उल्टा करते हैं, सपोज कर लो कि यहाँ पर क्या है बच्चों, Ki है, यहाँ पे आप क्या करते हो, AgNO3 ऐड करते हो, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, अब Ki 100 है ना, Ki क्या है 100 है, और जो AgNO3 है ये से मान लो 40 आपने ऐड किया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ भी Agi का प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस KNO3 बनेगा। तो सोल्यूशन में यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये 60 बच जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो ये जो I- है यहाँ पे, है ना, I- कितना बच गया, 60। अब I- क्या है बच्चों, Agi का कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Agi, और इसके ऊपर कौन एड्जॉर्ब होगा, I-। तो Agi जो कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है, ठीक है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ कैटायन और एड्जॉर्प्शन ऑफ एनायन। इसमें जो भी इसकी का कैटायन या तो एड्जॉर्ब होगा या इसी का एनायन एड्जॉर्ब होगा, डिपेंड करेगा कि उस सोल्यूशन में एक्सेस में क्या है। तो उस सोल्यूशन में अगर एक्सेस में अगर I- होगा तो I- एड्जॉर्ब होगा, उस सोल्यूशन में अगर एक्सेस में अगर Ag+ एड्जॉर्ब है तो Ag+ एड्जॉर्ब होगा। तो इसी सॉल्व का एक बार क्या होगा, पॉजिटिव नेचर होगा और एक बार क्या होगा, नेगेटिव नेचर होगा, ठीक है। अब बच्चों जब हमने क्या कहा ना कि Ag+ इसके साथ ही चिपक चुका है, एड्जॉर्ब हो चुका है, तो जब ये एड्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा कि जब Ag+ सॉल्वेटेड होगा तो उसके साथ ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसके साथ एसोसिएटेड होगा। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर का कैप है, ये कैप है, ठीक है। अब कैप को हमने इसमें लगा दिया, या आप कह लें कि इसके साथ एड्जॉर्ब होगा। अब मैं इस एंड को खींच के जाऊँगा तो कैप भी उसके साथ जाएगा। तो सेम यहाँ भी होगा कि दिस Ag+, ठीक है ना, इज एड्जॉर्ब ऑन दिस सरफेस, मतलब दे आर जॉइंट, सिंपल, दे आर जॉइंट। इफ दिस वन इज कैरिड आउट, दिस विल, है ना, अगेन कैरिड आउट। तो इन दिस वे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये Ag+ जो होगा इस Agi के काफ़ी अमाउंट को अपने साथ लेके चलेगा और उस पर्टिकुलर सिस्टम का क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक Agi पे एक Ag+ है, यहाँ पे न्यूमरस नंबर ऑफ Agi होगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है, वो सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल में क्या होता है, क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल पे बहुत सारे Ag+ एड्जॉर्ब होंगे और ये जो क्रिस्टल में बहुत सारे Agi का यूनिट होगा, और ये यूनिट अगर किस में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये कोलाइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है बच्चों। तो सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आप उसको कैसा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मेथड आपका क्या है। तो इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है कि जो आप प्रेसिपिटेट बनाते हैं उस प्रेसिपिटेट का विच आयन इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन, कौन सा कॉमन आयन है जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो
इसको हम ऐसे बना लेंगे कि यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर AgNO3 है, क्लियर। यहाँ पे आपने Ki ऐड किया तो इसका मतलब ये एक्सेस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर Ag प्लस है एक्सेस में, तो यहाँ पे जो आएगा वो ऐसे आएगा Ag प्लस AgI, ये एडजॉर्ब होगा। दूसरा अगर हम केस लेते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं Ki, इसको आपने एक्सेस में लिया तो सोल्यूशन में क्या एक्सेस में होगा, I माइनस होगा, और इधर आपने क्या ऐड किया, AgI, ठीक है। तो यहाँ भी यहाँ पे आपने AgNO3 ऐड किया तो यहाँ पे अगेन AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा और यहाँ पे I माइनस एडजॉर्ब होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। नाउ अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा कि जैसे और एक बुक में दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर हम FeCl3 की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लेते हैं हम लोग हॉट वाटर, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलता है, FeOH का होल थ्राइस, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और ये ऐसे होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर हम FeCl3 को ऐड करते हैं NaOH में, ठीक है, तो यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस, यहाँ भी प्रेसिपिटेट बनेगा, बट यहाँ पर ये कैसा होगा बच्चों, Fe ठीक है, तो यहाँ पे हो गया FeOH का होल थ्राइस और इसके ऊपर OH माइनस क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। तो हॉट वाटर अगर है ना, आपने धीरे धीरे इसको ऐड किया, FeCl3 है तो Fe+3 और Cl3 माइनस, Fe+3 इसका कॉमन है तो इसके ऊपर Fe3+ एडजॉर्ब होगा। FeCl3 को आपने NaOH में ऐड किया है, क्लियर, तो OH माइनस एक्सेस में होगा, FeOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट बनेगा और इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, OH माइनस एडजॉर्ब होगा। तो सेम सॉल का जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि इन व्हाट मैनर यू आर प्रिपेयरिंग इट, कि आप इसको किस तरह से सिंथेसाइज कर रहे हैं। नाउ अब इसमें बच्चों एक चीज़ और आता है कि जो ये AgI है, ठीक है ना, और ये जो Ag+ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये है फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, फिक्स्ड लेयर। अब आप समझ सकते हो कि इसका जो काउंटर आयन होगा, ठीक है ना, वो भी इसके साथ, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिटिवली चार्ज है, तो जो अगर NO3 माइनस है या I माइनस कुछ भी है, ठीक है ना, तो ये इसके साथ भी है ना, इसका एक स्फीयर बना सकते हैं। एक तो हमने बताया कि ये सॉल्वेंट द्वारा कैरी अवे किया जाएगा, दूसरा होगा कि इसके ऊपर जो इसका जो काउंटर एनायन है, क्लियर, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, और जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे ये भी चलेगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर और इसको बोलते हैं काइनेटिक लेयर, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, ये मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल। ये कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो सकता है क्योंकि वो इसके साथ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या आ जाता है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर आएगा और एक नेगेटिव चार्ज का लेयर आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। तो जैसे बच्चों मान लो कि ये AgI का क्या है, ये प्रेसिपिटेट है, क्लियर, ये प्रेसिपिटेट है, और इसके ऊपर जो है वो Ag+, ठीक है ना, एडजॉर्ब हो चुका है ऐसे। तो ये जो है प्रेसिपिटेट ऐसे है, और इस प्लस के थ्रू क्या होगा, जो माइनस वाला पार्ट होगा वो भी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, वो भी इसके साथ आ जाएगा। ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड लेयर है क्योंकि ये एडजॉर्ब हो चुका है, ये फिक्स्ड लेयर है, ठीक। और ये वाला जो है वो क्या है, मोबाइल लेयर है। तो यहाँ पे देखो एक प्लस और एक माइनस, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना, जैसे बैटरी होता है एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, और जीटा पोटेंशियल, ठीक है, या हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर,
डबल, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन विच इज कॉमन टू प्रेसिपिटेट। याद रखेंगे, क्लियर। इसमें क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन कॉमन टू, याद रखें, कॉमन टू प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट में जो आयन है उसका कोई कॉमन आयन क्या होगा, उस पर प्रेसिपिटेट होगा। तो ये एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है, इस प्रेसिपिटेट पे। उस पॉजिटिव आयन का जो काउंटर पार्टिकल है, नेगेटिव आयन, वो इसके साथ ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। जो लेयर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या हेल्महोल्ट्ज, ठीक है ना, डबल लेयर। और जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो दिस प्रेजेंस ऑफ चार्ज मेक कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है ना, परमानेंट इनटू द डिस्पर्शन मीडियम। कि अगर इस कोलाइडल, देखो बच्चों, ये जो होता है, ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये प्रेसिपिटेट ये सोल्यूशन से अलग हो चुका है, ठीक है ना, ये पीपीटी है और ये सोल्यूशन है, ये ट्रू सोल्यूशन है। तो ये प्रेसिपिटेट इससे अलग हो चुका है, इसका फेज सॉलिड है और इसका फेज लिक्विड है, एक्वस है। ये एक्वस फेज है और ये सॉलिड फेज है। तो एक्वस फेज सॉलिड फेज दोनों क्या हो गए, हेट्रोजीनियस हो गए, ये इससे अलग हो गया। लेकिन जब इसके ऊपर आयन क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। तो मान लो कि एक प्रेसिपिटेट है, इसके ऊपर ये जो आयन है यानी कि पॉजिटिव आयन क्या हो गया, मान लो एडजॉर्ब हो गया। तो जब ये पॉजिटिव आयन एडजॉर्ब हो जाएगा तब ये प्रेसिपिटेट सोल्यूशन यानी कि जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके द्वारा ही पुल इन कर लिया जाएगा, वो उसको खींच लिया जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि आपको है ना, आप भी स्टूडेंट है ना, नॉर्मली जो भी 12th का एग्ज़ाम दे रहा है, एवरीवन इज स्टूडेंट, बट आईआईटी किसको लेगा, आईआईटी उसको लेगा जो जेई का एग्ज़ाम क्या करेगा, क्रैक करेगा। ठीक है, जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक करेगा। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, जेई एडवांस का रिजल्ट आपके ऊपर स्टिक कर जाए, आपके ऊपर एडजॉर्ब हो जाए, या आपने एडजॉर्ब कर लिया। इसका मतलब क्या होगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको क्या कर लेंगे, पुल कर लेंगे। येस, यू आर वेलकम टू आवर कैंपस। तो सेम यहाँ भी होगा, ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन उसको पुल करेगा जब उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, ये मतलब है। तो अब ये इसके अंदर घूमने लगेगा और इसको ये सॉल्वेट कर लेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से, ठीक है ना, ये बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल सोल्यूशन में पुल कर लिए जाएंगे। अब क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये आपस में क्लिंग नहीं करेंगे, मतलब अगेन ये प्रेसिपिटेट जो होगा वो बनने वाला नहीं है। दूसरा इसमें क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है। तो ब्राउनियन मोशन भी इनको रुकने नहीं देगा, इनको सेट होने नहीं देगा, इनको सेटल डाउन नहीं होने देगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कॉजेज सॉल्वेशन बाय डिस्पर्शन मीडियम, एंड because of Brownian motion these kind of charge particle will not settle down, they will not come to rest, लगातार वो मूव कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइक चार्जेस दे विल रिपेल टू ईच अदर, तब पर भी वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो ये जो लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और ये जो पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल।
अगर बच्चों बिकॉज ऑफ सम रीजन इफ़ वी आर एबल टू, है ना, डिस्चार्ज, ठीक है ना, अगर हम इस चार्ज को किसी तरह से हम फिनिश कर दें तो क्या होगा, ये फिर से कोआगुलेट कर जाएगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ चार्ज फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है ना, रिजल्ट्स इनटू कोआगुलेशन, कोआगुलेट कर देगा और वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, मतलब दैट विल बी द नॉन एग्जिस्टेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर चार्ज को अगर आप न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तो ये कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल हो जाएगा। अब वो कोलाइडल सोल्यूशन का जो एग्जिस्टेंस होगा दैट विल बी डिसअपियर, अब वो गायब हो जाएगा, अब वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है ना, स्पेशली जो लायोफोबिक होते हैं उन पे चार्ज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जो लायोफिलिक होते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर चार्ज अगर कम भी रहेगा तो चलेगा, दे आर ऑल्सो चार्ज बट दे आर नॉट, है ना, देयर चार्ज इज नॉट एज मच एज, है ना, विच इज़ प्रेजेंट ऑन लायोफोबिक, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि बच्चों जो लायोफिलिक होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लेस चार्ज इज रिक्वायर्ड, राइट, लेस चार्ज इज रिक्वायर्ड। वाई लेस चार्ज इज रिक्वायर्ड? बिकॉज लायोफिलिक का मतलब है कि उसकी डिस्पर्शन मीडियम के साथ दोस्ती है, डिस्पर्शन मीडियम जो है उसके साथ मिक्सअप हो जाता है ईजिली, तभी तो इसको हम लोग लायोफिलिक कहते हैं। तो अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं भी होगा, क्लियर, जैसे मान लो कि आपने कोई कंपनी खोली, ठीक है, अब उस कंपनी में आपको किसी को मैनेजर बनाना है, तो अगर आउटसाइडर होगा तो क्या करोगे, आप इंटरव्यू वगैरह लोगे, ठीक है ना, आप चाहोगे उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्वालिटी क्या है। और अगर वो आपके घर का ही है, क्लियर, उसने भी अभी, है ना, MBA किया हुआ है, तो अब आप उसका इंटरव्यू लेने वाले नहीं हैं, सिंपल सी बात है। मतलब उसके पास अगर उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना, वैसे जो प्योर बिजनेसमैन है वो तो सबकी, है ना, क्वालिफिकेशन टैलेंट पे ही जाएंगे, बट नॉर्मल जो ह्यूमन बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू दैट। तो सेम आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो लायोफिलिक होगा, ठीक है ना, उसको चार्ज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो लायोफोबिक होगा उसको चार्ज चाहिए। चार्ज होगा, उसके पास कुछ टैलेंट होगा, तभी ये सोल्यूशन में क्या होगा, पुल इन होगा, तभी ये सोल्यूशन का हिस्सा होगा, अदरवाइज ये हिस्सा नहीं होगा। अगर ये चार्ज गायब हुआ, मतलब चार्ज मतलब आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या टैलेंट है कि आप गए कंपनी में जॉब करने के लिए, आप जॉब अच्छे से कर ही नहीं रहे, आप लेट जाते हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं, तो दैट विल कंपनी आपको बाहर कर देगी। तो एज सून एज दिस चार्ज इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, जैसे ये चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, जैसे ही कंपनी काम खत्म होता है कई सारे एम्प्लॉय को वो फायर बैक कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। सेम यहाँ भी होगा कि अगर यहाँ पे ये चार्ज अगर गायब हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो लायोफिलिक के लिए क्या होता है, लेस चार्ज इज रिक्वायर्ड, बट लायोफोबिक के लिए चार्ज का प्रेजेंस होना क्या है बच्चों, मस्ट है। बिना चार्ज का ये उतना स्टेबल होगा ही नहीं, क्लियर। तो फॉर लायोफोबिक, है ना, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक्सटेंसिव सॉल्वेशन होता है, याद रखेंगे, एक्सटेंसिव सॉल्वेशन, ठीक है। और जो लायोफोबिक होता है, लायोफोबिक, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज रिक्वायरमेंट इज हाई, चार्ज रिक्वायरमेंट इज हाई, ये चार्ज यहाँ पे रहेगा तभी लायोफोबिक जो सॉल है, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन है, तभी वो क्या रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो अभी इसी प्रॉपर्टी से क्या है बच्चों, डायरेक्ट लिंक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी, कोलाइडल पार्टिकल मूव, है ना, अराउंड इलेक्ट्रोड्स, यानी कि कैथोड या एनोड। यहाँ पे होता है मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स कैथोड और एनोड is called
इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड या एनोड की तरफ। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, माइनस साइन होता है, इस पे क्या होता है, प्लस है। तो एनोड पे कौन जाएगा, जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होगा। कैथोड पे कौन जाएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होगा। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ऐसा कोई भी कोलाइडल पार्टिकल जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, या तो एनोड की तरफ जाएगा या कैथोड की तरफ जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपने बैटरी लगा दिया है, तो ये जो होंगे कोलाइडल पार्टिकल एनोड या कैथोड की तरफ ये क्या करेंगे बच्चों, मूव करेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इफ़ यू, है ना, मान लेते हैं कि सपोज कर लो कि ये एक ट्यूब है, इसमें आपने कोलाइडल सोल्यूशन को भरा हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, प्लस है और ये क्या है, माइनस। जो कोलाइडल पार्टिकल है, अगर मान लो कोलाइडल पार्टिकल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज जो भी कोलाइडल पार्टिकल होगा वो इसकी तरफ क्या करने लगेंगे बच्चों, मूव करने लगेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इफ समहाउ वी आर एबल टू